हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। तो आज जो है आपका 24 जुलाई 2025 का फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका फेज 13 का एग्जामिनेशन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम उसका जो है जीके का क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया आपका जीके का, जो कि आपका मेमोरी बेस्ड रहने वाला है, मतलब कि जो भी पूछा गया वो तो रहेगा ही, साथ साथ जो मेमोरी बेस्ड मतलब कि उसके अलावे, ठीक है, जो पूछे जाने के चांसेज हो गए आपके आगे के एग्जामिनेशन में, उसको हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर टोटल में 30 क्वेश्चन है, मतलब जो पूछे गए हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ जो आगे आने वाले शिफ्ट में जो है ऐसा चांसेस है कि पूछा जाएगा, तो वो भी इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया हम लोगों ने, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको हम लोगों ने बताया है इसमें, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो भी अगर आपका आगे फेज 13 का एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। बाकी इसका पीडीएफ की बात रही तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका पीडीएफ ले सकते हैं। क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड बाकी आप ऐसा टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, रोजगार रिवीजन जीएस, उसके लिए जो है आप वहाँ पर मिल सकता है, वहाँ पर पीडीएफ, ठीक है। बाकी अगर आपको ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चंस का एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि जो मोहनजोदारो है, ठीक है, उसका महान स्नानागार मुख्य रूप से किस सामग्री से बनाया गया था, ठीक है। ये आपका जो है क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखो यहाँ पर देखो, पूछ रहा है मोहनजोदारो का महान स्नानागार मुख्य रूप से किस सामग्री का बना हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बर्न्ड ब्रिक्स, यानी कि पकी हुई ईंटों से जो है ये बना हुआ था आपका जो भी था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, मोहनजोदारो के बारे में, तो सबसे पहले चीज़ तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका जो सिटाडेल और हम लोग का जो निचला शहर होता है, यानी कि गढ़ और निचला शहर, तो उसमें जो ये गढ़ वाले हिस्से में पाया गया था, मतलब ऊंचा ऊंचे वाले स्थान पे यहाँ पर जो है ये जो मोहनजोदारो वाला है वो मतलब जाना जाता था कि वहाँ पर आपका है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है मतलब स्नानागार था, ठीक है। और इसमें जो स्नानागार में जो उसको जो है जल रोधी बनाने के लिए किसका यूज किया जाता था, तो जल रोधी बनाने के लिए उसमें बिटुमेन या फिर मतलब उसको क्या कहते हैं, ब्यूटिमेन, ठीक है, बिटुमेन या फिर इसी को क्या कहते हैं, जिप्सम वगैरह का यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा आगे बात करेंगे इसमें, तो यहाँ पर जो है अनुष्ठानिक स्नान के लिए भी यहाँ पर ये जाना जाता था, मतलब जो है पवित्र धार्मिक स्नान जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी ये जाना जाता था आपका। इसके अलावा बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य पूछा है, यानी कि क्लासिकल डांस। तो देखो आंध्र प्रदेश का पूछा है ना, तो आंध्र प्रदेश का आपका हो जाएगा कौन सा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है। कुचिपुड़ी, क्योंकि भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है, यूपी का है। उड़ीसा का ओडिसी है, तो इसलिए यहाँ पर जो हम लोग का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों, कुचिपुड़ी का नाम जो है वो आपका कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक गांव के नाम पे पड़ा है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी ये जो नृत्य शैली आपका नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है, जो कि भरतनाट्यम जो है ना उसी के जैसा ये भी है, ठीक है। इसके अलावा पारंपरिक रूप से ये पुरुष और ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। जो भी ये कुचिपुड़ी है ये आपका ब्राह्मणों के द्वारा, जो पुरुष है ब्राह्मण उनके द्वारा किया जाता था। और ये जो है वैष्णव धर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा, मतलब वैष्णव धर्म से संबंधित है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की मानसून जलवायु पाई जाती है। तो भारत में जो आपका ट्रॉपिकल मानसून यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसून आपको पाई जाती है, यानी कि सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो गर्मी में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारी वर्षा लाती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही जो है गर्मी में आपको वर्षा होती है। और जो आपका सर्दी में जो वर्षा होती है ना वो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उसके कारण होती है। और वो जो आपका रबी की क्रॉप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या परमार सर वाले नोट से आया है कि नहीं, तो एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लाया, आप खुद देखिए, खुद पढ़िए और आपको पता चल जाएगा कि परमार सर से आया हुआ है कि नहीं, ठीक है। और बाकी जो मैंने एमसीक्यू आपको दिया था उससे क्वेश्चन है कि नहीं वो सब आपको पता चल जाएगा इसमें, ठीक है। तो अभी तक देखो दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, दोनों क्वेश्चन आपका जो है मतलब सॉरी तीन क्वेश्चन देखा, तीनों क्वेश्चन जो आपका हम लोग का एमसीक्यू जो सीरीज है या फिर जो परमार सर का नोट्स था उससे आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो ट्रॉपिकल मानसून तो आपने समझ लिया इसके बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो भारत में चार प्रकार की प्रमुख ऋतु, ये सब तो आपको पता होगा, सर्दी गर्मी मानसून ये सब, ठीक है। अब बाकी आप नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील आपका ओडिशा में स्थित है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर हम लोग चिल्का झील के बारे में, तो याद रखिएगा यहाँ पर एक मिनट, हाँ, चिल्का झील के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये ओडिशा में है। और ये कैसा लेक है आपको पता होना चाहिए, तो ये आपका एक मतलब कि खारे पानी की जो है लगून झील है, ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। बाकी इसके अलावा ये एक रामसर स्थल है, मतलब इसको जो है रामसर साइट में इसको जो है इंक्लूड किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान होता है। देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप जो बोल रहा हूँ ना उसको आप माइंड में रखो, जितना ज़्यादा जा रहा है उस उतना जाने दो, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आगे आने वाले शिफ्ट में आपका क्लिक हो ही जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं, यह ओडिशा के पूरी खुर्दा और गंजाम जिले में फैली हुई है, ये चीज़ याद रखिएगा जो आपका चिल्का लेक है।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, संविधान की किस अनुसूची के तहत जो है मंत्री को पद की शपथ दिलाई जाती है? देखो शपथ, शपथ किस में, कौन सी अनुसूची में है, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। देखो पहला अनुसूची की बात करेंगे तो पहला अनुसूची में आपका क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। दूसरा में आपका क्या है, दूसरा में ही आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा में आपका वेतन है ना, दूसरा में वेतन है, फिर तीसरा में आपका शपथ है। तो देखो हमसे क्या पूछा, शपथ, तो शपथ हो जाएगा आपका किस में, तीसरा में हो जाएगा, ठीक है। थर्ड शेड्यूल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दूसरा मैंने बता दिया आपका, दूसरा में आपका वेतन होता है, पहला में आपका संघ और राज्य क्षेत्र होता है, चौथा में था राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है, मतलब राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस राज्य में कितना होगा, ये चीज़ होता है, ठीक है। बाकी आपको 12 जो भी अनुसूची उसके बारे में याद रखना चाहिए। चौथी तो मैंने बता दिया, पाँचवीं में याद रखिएगा, पाँचवीं में आपका है SC ST है, ठीक है। फिर है आपका छठा में क्या है, छठा में आपका है ATM मनी वाला है, ठीक है, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये है। फिर और भी हम देखेंगे आगे, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बरीद नामक गुप्तचर अधिकारियों की प्रणाली शुरू की थी? देखो बरीद नामक, तो बरीद नामक गुप्तचर प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो ये शुरू किया गया था आपका बलबन के द्वारा, ठीक है। बलबन जो कि स्लेव डायनेस्टी में ये रूल करता था। स्लेव डायनेस्टी के अंतर्गत कितने आपके थे, मतलब सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपका जो गुलाम वंश था, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका खिलजी वंश था, ठीक है, फिर उसके बाद तुगलक वंश था, सैयद वंश था, लोधी वंश था। तो ये ऑर्डर था आपका, ठीक है, जो भी आपका दिल्ली सल्तनत था। तो उसमें बरीद नामक जो गुप्तचर अधिकारी है वो आपका बलबन ने शुरू किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो बलबन ने जो है अपनी शक्ति को मजबूत करने और विद्रोह को रोकने के लिए जो गुप्तचर प्रणाली था उसका स्थापना किया था। इसके अलावा जो चहलगामी हुआ करता था ना उसको ख़त्म किया था वो, जो कि आपका किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जो आपका इल्तुतमिश ने चहलगामी को स्टार्ट किया था उसको यहाँ पर जो ख़त्म किया था किसके द्वारा, तो ये बलबन के द्वारा ख़त्म किया गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। और हाँ इसके बारे में और याद रखिएगा कि लौह और रक्त की जो नीति है वो आपका बलबन ने ही लाया था, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पर बलबन के बारे में और कुछ अगर बात करेंगे तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कुचिपुड़ी नृत्य जो है किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें तो एक प्रकार का नाटक और नृत्य है, या फिर युद्ध कला है, या फिर जनजातीय अनुष्ठान है, या फिर भक्ति गीत है। तो सिंपल सा ड्रामा एंड डांस हो जाएगा, जो कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। अभी हम लोगों ने देख लिया ये चीज़, तो ये यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, लेकिन और कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे कि इसमें अगर बात करेंगे ना तो अभिनय और नृत्य दोनों इसमें शामिल होता है। अभिनय मतलब कि नाटक भी इसमें शामिल होता है और नृत्य भी शामिल होता है। कुचिपुड़ी जो होता है मतलब नाटक भी होता है और नृत्य भी देखने को मिलता है इसमें। इसके अलावा यह अपनी तीव्र फुटवर्क, अभिव्यंजक चेहरे के भाव और जटिल हाथ के इशारों के लिए जाना जाता है। मतलब इसमें जो हस्त मुद्राएं कुछ कुछ होती हैं तो उससे जो इसको किया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे तो ये कर्नाटक संगीत में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब दो तरह के म्यूजिक होता है ना, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। तो जितने भी साउथ इंडियन के जो भी डांसर्स है वो आपके कर्नाटिक म्यूजिक में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कुचिपुड़ी, फिर हो गया आपका ये भरतनाट्यम हो गया, ये सब आपका किस में किया जाता है, कर्नाटिक म्यूजिक में ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, यक्षगान जो है लोक रंगमंच भारत के किस राज्य में संबंधित है? तो यक्षगान आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका कर्नाटका का जो है आपका लोक नृत्य है, यानी कि फोक डांस है। तो यक्षगान आपको याद रखना है कर्नाटका से संबंधित है। बाकी यक्षगान की बात करेंगे तो कर्नाटक के तटीय जिले में एक लोकप्रिय पारंपरिक रंगमंच है। इसमें नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, मेकअप और मंच तकनीकों का एक, मतलब इसमें सब चीज़ मिक्सचर होता है। मतलब इसमें मेकअप, संवाद, वेशभूषा, संगीत, सबका मिक्सचर होता है ये, ठीक है। इसके अलावा कहानियाँ मुख्य रूप से हिंदी महाकाव्यों और पुराणों से ली गई है इसमें, और उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है इस नृत्य के द्वारा, ठीक है। कलाकार विस्तृत और रंगीन वेशभूषा और मेकअप करते हैं। यह अक्सर रात भर चलता है आपका, मतलब बहुत लंबा चलता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोकगीत शैली है? तो लोकगीत शैली की बात करेंगे यहाँ पर तो देखो लावनी तो आपका यहाँ पर जो है देखो लावनी आपका एक डांस भी है या त्यौहार भी आपका है शायद लावनी, ठीक है। तो लोकगीत शैली भी एक प्रकार का लावनी है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र का। तो ए नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे हम लोग तो लावनी एक पारंपरिक महाराष्ट्रीय लोक नृत्य और संगीत का एक संयोजन है। यह अपने शक्तिशाली ताल और जोरदार हरकतों के लिए जाना जाता है। लावनी आमतौर पर ढोल की, यानी कि ढोलक वगैरह होता है ना, उस पर प्रदर्शन किया जाता है इसको। इसमें विशेष सामाजिक या फिर राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन अक्सर इतना प्रेम और श्रृंगार के तत्व होते हैं। मतलब प्रेम और श्रृंगार के रूप में इसको जो है मतलब दर्शाया जाता है इस नृत्य में, या फिर जो भी आपका लोकगीत शैली होता है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका कन्नौज का युद्ध जो है किन दो शासकों के बीच में लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध अगर बात करेंगे तो 1540 ईस्वी में, जिसको कि हम लोग बेलीग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो ये आपका किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो जो आपका शेर शाह सूरी था और हुमायूं, ठीक है, उसके बीच में आपका जो है लड़ा गया था, जिसमें कि आपका शेर शाह सूरी क्या होता है, जीत जाता है आपका, ठीक है। और फिर जो आपका हुमायूं होता है वो आपका भाग जाता है दूसरे जगह पे और जा करके शरण ले लेता है। तो याद रखिएगा यह युद्ध शेर शाह सूरी के लिए निर्णायक जीत साबित हुआ, जिसने सूर वंश की स्थापना की। और शेर शाह ने मुगल साम्राज्य पर लगभग 15 साल तक शासन किया, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल था ये, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है निजता का अधिकार कहने का मतलब है, इसको इंग्लिश में देखिए, प्राइवेसी टू राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी की अगर बात करेंगे तो आपका आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसके अलावा 19 तो आपको पता ही होगा, स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, भाषण देने की स्वतंत्रता, ये सब आपका इसमें आ जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब आपका 19 में आता है। ठीक है, 20 में जो आप ये क्या बोलते हैं, 20 में आपका जो है कानून से रिलेटेड कुछ स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, फिर 22 में आपका क्या है, 22 में आपका क्या था, 22 थोड़ा सा गाया, 22 क्या था, हाँ इसमें था कि आपका जो मान लो कि आपने अपराध मतलब आपको जो है बंदी बनाया गया, मतलब आपको जो है अरेस्ट किया गया। ठीक है, तो अरेस्ट का कारण आपको बताना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने वाला। ठीक है, ये सब आपका जो है राइट यहाँ पर जो है दिया गया आर्टिकल नंबर 22 में, तो ये आपको पता होना चाहिए, सब आपको फंडामेंटल राइट्स में आता है। ठीक है, चलो तो 11 नंबर हो गया। अब आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बाकी एक केस भी होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो 17 में न्यायमूर्ति केस पुट्टा स्वामी केस हुआ था, और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो मतलब वही पुट्टा स्वामी और भारत संघ के मामले में हुआ था, जिसमें कि बोला गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार का मौलिक अधिकार घोषित किया। मतलब निजता का जो अधिकार है, मतलब जो राइट टू प्राइवेसी है, इसको फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया है। ये जो केस हुआ था आपका पुट्टा स्वामी केस वर्सेस कौन सा हुआ था ये, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, भारत संघ के बीच में हुआ था। तो इसको जो है मतलब मतलब फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये तो ईजी है आपका। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 में हुई थी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए जो है ईंधन यानी कि एलपीजी जो है प्रोड्यूस करना, और यह योजना गरीब परिवारों के महिला सदस्यों की मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। और इसमें ऐसा लक्ष्य रखा गया था कि 2026 तक जो है सब घर तक जो है मतलब पहुँचाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 13 नंबर बोला, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय स्थल जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो देखो कुतुब मीनार, काजीरंगा नेशनल पार्क, रानी की वाव या फिर इंडिया गेट। तो देखो इंडिया गेट को जो है अभी हम लोग यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बाकी कुतुब मीनार की बात करेंगे तो इसको जो है 1993 में जो है शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी काजीरंगा को जो है 1985 में किया गया है। इसके अलावा रानी की वाव की अगर बात करेंगे तो रानी की वाव को जो 2014 में जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। इंडिया गेट जो है आपका नई दिल्ली में एक युद्ध स्मारक है, जिसे ब्रिटिश भारतीय सेना के उन सैनिकों के मतलब याद में बनाया गया था जो प्रथम विश्व युद्ध में और जो तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध था उसमें जो मारे गए थे। ठीक है, तो उसके लिए इसको बनाया गया था, तो ये जो है आपका नहीं अभी इंक्लूडेड है। बाकी अगर अभी बात करेंगे फिलहाल के लिए, तो वर्तमान में जो है लगभग 42 जो है यूनेस्को साइट जो है अभी इंक्लूडेड है इंडिया के। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, लोधी वंश की स्थापना जो है वो किसने किया था। लोधी वंश की स्थापना की बात करेंगे तो ये आपका जो है बहलोल लोधी ने किया था, यानी कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बहलोल लोधी बस स्थापना किए थे, ये इनके बारे में याद रखना। बाकी लोधी वंश में याद रखना कि एक था आपका इब्राहिम लोधी और एक था आपका सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी के बारे में ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है कि सिकंदर लोधी जो है वो जो आगरा शहर है उसको जो है अपना राजधानी बनाए थे। ठीक है, फिर सिकंदर लोधी जो थे, ठीक है, उन्होंने मतलब कि मापन सिस्टम लाया था इन्होंने। ठीक है, जिसका नाम क्या था, गजे सिकंदरी था ना, गजे सिकंदरी। ठीक है, तो ये आपका लाया गया था सिकंदर लोधी के समय में। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर बात करेंगे तो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश था, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। बहलोल लोधी 1451 में इसकी स्थापना करते हैं और सैयद वंश को समाप्त करके, और इसके बाद 1526 में जो अंतिम जो लोधी वंश रहता है उस समय इब्राहिम लोधी थे। ठीक है, तो उस समय जो है आपका इब्राहिम लोधी और जो बाबर आ गया था, ठीक है, 1526 में, तो उसके बीच में युद्ध होता है, फिर यहाँ पर इब्राहिम लोधी हार जाता है, फिर उसके बाद से लोधी वंश की खत्म हो जाता है, मतलब वो समाप्त होता है। उसके बाद फिर मुगल रूल जो है आपका इंडिया में आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए है, तो पीएम स्वनिधि योजना की बात करेंगे तो ये आपका जो है सड़क विक्रेता जो है आपका, ठीक है, सड़क विक्रेता यानी कि स्ट्रीट जो वेंडर्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है यहाँ पर लाभ पहुँचाने के लिए जो है पीएम स्वनिधि योजना को लाया गया था। ठीक है, ये एक प्रकार का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, याद रखिएगा। बाकी पीएम स्वनिधि के बारे में याद रखिएगा कि इसका पूरा नाम था प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, यह योजना जो 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कोविड-19 महामारी से प्रभावित सड़क विक्रेताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, जिसमें कि 10,000 तक के जो है मतलब संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा, मतलब 10,000 तक रुपये ऋण के रूप में प्रोवाइड भी यहाँ पर जो किया जा रहा था इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसमें डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भी जो इसको प्रोत्साहित किया गया था। तो याद रखिएगा स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड आपका पीएम स्वनिधि योजना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या घनत्व क्या है, तो ये था आपका 17 पर्सन स्क्वायर पर किलोमीटर, यानी कि ये 2011 के आंकड़ा के अनुसार है। ठीक है,
बाकी इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है और अपने पहाड़ी इलाके और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यह कम जनसंख्या घनत्व है। इसकी दुर्गम जो भूभाग है, मतलब वहाँ का भूभाग जो है सही नहीं है, इस कारण से यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए। और ये औसत जनसंख्या घनत्व काफ़ी यहाँ पर जो है कम है ना, यहाँ पर ठीक है, कम हो जाएगा। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछेगा राज्य में तो वो आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार। और अगर यूटी में पूछेगा तो यूटी में आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, भारत में पहले ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में ये चलाई गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, किसके किसके बीच में? तो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। ये 34 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था। ठीक है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर जो है मालूम होना चाहिए। बाकी उस समय कौन थे, मतलब ये गवर्नर कौन थे उस समय के, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल बनाने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखो 76 आर्टिकल 76 में आपका अटॉर्नी जनरल के बारे में। और इसके लिए योग्यता क्या था? तो योग्यता था कि जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो भी योग्यता है ना वो होना चाहिए। तो सी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर धारण करता है, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा उसको रख सकता है, अगर मन किया उसको हटाने के लिए तो उसको हटा भी सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है याद रखना है अटॉर्नी जनरल के बारे में। बाकी इसी में आप 89 ऐड कर दीजिए तो आप जो है 165 पहुँच जाएगा। ठीक है, एडवोकेट जनरल पर। ठीक है, एडवोकेट जनरल जो कि आपका स्टेट में जो है सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। और ये जो अटॉर्नी जनरल होता है ये आपका सेंटर में जो आपका सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर FSSAI। ठीक है, के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो FSSAI के वर्तमान अध्यक्ष पूछा है तो ये हो जाएगा जी कमला वर्धन राव, यानी कि जी कमला वर्धन राव, यानी कि बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए याद कर लीजिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत जो इसको स्थापित किया गया है। और ये एक प्रकार का वैधानिक निकाय है, मतलब कि विधि द्वारा इसको जो है निर्माण किया गया है। इसके अलावा इसका गठन जो है खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 के तहत जो इसको किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जितने भी खाद्य पदार्थ बन रहे, ठीक है, उसको सुरक्षा मानकों को निर्धारित करना और उसको लागू करना। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और पूरे भारत में बेचने लगा। उसके लिए जो है FSSAI से रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है या फिर परमिशन वगैरह लेना पड़ता है। ठीक है, तो जी कमल वर्धन राव, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर FSSAI के वर्तमान में अध्यक्ष है। बिस्मिल्लाह खान किस शास्त्रीय वाद्य से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई से एसोसिएटेड है। सी नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो इनका जन्म जो है आपका कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म वही बिहार में आपका जो हुआ था। ठीक है, डुमरांव में। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। बाकी ये मतलब जब भारत हम लोग का देश आज़ाद हुआ था तो लाल किला पे उन्होंने शहनाई बजाया था, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या था इसमें? अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही याद आ रहा है। और क्या था? अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। चलो आगे बात करते हैं। डोमिनियन स्टेटस की मांग पहली बार कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की थी? देखो, तो ये आपका 1906 वाला जो आपका हुआ था ना कोलकाता अधिवेशन, नहीं है क्या? हाँ देखो ये, हाँ 1906 वाला जो कलकत्ता अधिवेशन होता उसमें ही हम लोग का डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। लेकिन बाद में फिर हम लोग का जो ये लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका 1929 में, ठीक है, तो उस समय हम लोग जो है डोमिनियन स्टेटस की जगह पर पूर्ण स्वराज की हम लोग का मतलब लक्ष्य बन गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस अधिवेशन में स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था, जिसका अर्थ था डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ है कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन, मतलब कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि मतलब रूल तो आपका रहेगा लेकिन किसके अंडर रहेगा? तो आप वो मतलब अंग्रेजों के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये था डोमिनियन स्टेटस का मतलब। इसके अलावा पूर्ण स्वराज की बात करें तो मैंने बता दिया आपको 1929 ईस्वी में जो है लाहौर अधिवेशन के तहत किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तो ये आपका जो है 1929 में ना, अभी मैंने बताया था इसको, तो बी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे। बाकी 26 जनवरी 1930 को जो हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट, थानेसर वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो थानेसर की बात करेंगे तो आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये भी याद रखिएगा। तो जो कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ का एक ऐतिहासिक शहर है आपका थानेसर। और राजा हर्षवर्धन के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो है वो आपके शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था ये थानेसर। ठीक है, जो वर्धन वंश था उसमें। बाकी कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था उसके पास ये पड़ता है। और यहाँ पर जो है कई मंदिर और पुरातात्विक स्थल का घर है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, कौन रासायनिक तत्व नहीं है? तो रासायनिक तत्व नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन तो है आपका, हाइड्रोजन भी है, वाटर देखो तत्व नहीं है, ये आपका यौगिक हो जाएगा। बाकी आयरन भी तत्व है, H2O, यानी कि ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना ना, तो ये आपका तत्व नहीं बल्कि क्या है, यौगिक है, इसलिए यहाँ पर जो है सी नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर बात करेंगे तो
तत्व क्या होता है तो मैंने बता ही दिया, सबसे शुद्धतम रूप ये होता है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, फेरस, ये सब क्या है, लेकिन ये यौगिक हो जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट, जीव विज्ञान में प्रजाति किसको दर्शाती है? तो जीव विज्ञान में प्रजाति जो इसका मतलब होता है समान जीवों का समूह, मतलब कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मानव प्रजाति, ठीक है, मतलब मानव प्रजाति ये सबको आपको पता होगा ना, तो ये होता है। बाकी इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम आपको पता होगा, पारिस्थितिकी तंत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो है अलग अलग प्रकार के जो है फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, उसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वगैरह होता है, उसको इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। अ, बाकी जनसंख्या, समूह, जानवरों का वर्ग, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। ये हम लोग का बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर, बोला इस्लामी पंचांग में ईद उल फितर जो है किस माह में मनाया जाता है? तो ईद उल फितर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये जो है आपका कब मनाया जाता है? तो ये जो मतलब ये यहाँ पर इस्लामी पंचांग के अनुसार पूछा ना, तो ये आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। सवाल के महीने में जो है मतलब यहाँ पर जो है ईद उल फितर को मनाया जाता है, ये इस्लामी पंचांग के अनुसार है, तो सी नंबर यहाँ पर जो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो आपका रमज़ान के पवित्र महीने के अंत का प्रतीक है, और रमज़ान के दौरान मुसलमान सुबह से शाम तक उपवास रखते हैं। सवाल जो इस्लामी कैलेंडर का 10वां महीना होता है, याद रखिएगा कितना महीना होता है? तो 10वां, और इसी 10वें महीने में जो आपका ये किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर बोला संविधान का कौन सा भाग जो है राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख करता है? तो राष्ट्रपति का शपथ, ऐसे तो ये कौन सा आर्टिकल से 52 से स्टार्ट होता है ना, तो इसका ट्रिक भी होता है पकानी कोका दुय्यदेशम, ठीक है। तो ये 52 नंबर, सॉरी 60 नंबर याद रखिएगा, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 60 जो है आपका शपथ से दिलेते हैं, ठीक है। बाकी 52 तो है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, ये होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के बारे में याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अपने जो है मतलब शपथ किसको, मतलब शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है ना, मुख्य न्यायाधीश, वो जो है यहाँ पर इसको शपथ दिलवाता है। बाकी जो है यहाँ पर बात करें 52 नंबर तो मैं बता दिया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बाकी 74 जो इसमें दिया गया ना, 74 जो आपका मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बारे में दिया गया है, ठीक है। 84, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी 80 में है आपका लोकसभा, 80 में लोकसभा है नहीं, राज्यसभा है ना, 80 में राज्यसभा, और 81 में है शायद तुम्हारा लोकसभा, ठीक है। 80 में राज्यसभा है, याद रखिएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, भारत में जो है गुप्तचर एजेंसी प्रणाली की शुरुआत जो है किस शासक ने की थी? तो भारत में गुप्तचर एजेंसी, ठीक है, गुप्तचर वाला विभाग पूछेगा तो गुप्तचर विभाग जो वही आपका बलबन ने, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, तो बलबन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी बलबन के बारे में तो उधर हम लोगों ने बता दिया था, और कुछ कुछ पॉइंट है जिसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसे जो है बरीद कहा जाता है, ठीक है, बलबन को क्या कहा जाता है? बरीद कहा जाता है। इसके अलावा लक्ष्य अपनी शक्ति को मजबूत करना और सरदारों और अधिकारियों पर नज़र रखना था। बरीद सीधे सुल्तान को जानकारी प्रदान करते थे। इसने सिजदा और पैबोस नाम की जो है प्रथा को स्टार्ट किया था, ठीक है। और क्या था? दीवाने को ही कौन सा स्थापना को इस्टेब्लिश किया था? दीवाने अर्ज ना, तो दीवाने अर्ज यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया था, और ये एक प्रकार का सैन्य विभाग था, ठीक है। तो ये आपका बलबन के दौरान ही इस्टेब्लिश किया गया था। चलो इतना काफ़ी है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर, बोला किस युद्ध ने हुमायूं को अस्थायी रूप से भारत छोड़ने के लिए जो है मजबूर किया था? तो ये हम लोगों ने देख लिया था, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, ठीक है। तो उसमें जो है आपका ये भाग गया था आपका हुमायूं, ठीक है। किसके किसके बीच में होता है ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। चलो निम्नलिखित में से कौन जो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो देखो सत्तरिया तो है, मोहिनीअट्टम भी है, गरबा नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं बल्कि ये हम लोग का फोक डांस है। कहाँ का है? गुजरात का है। बाकी मणिपुरी भी है, मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम तो आपका कहाँ का है? ये केरला का है ना, केरला का हो जाएगा। बाकी सत्तरिया कहाँ का है? सत्तरिया आपका जो है असम का है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 9 है ना, सॉरी 8 है टोटल यहाँ पे। तो 8 में कौन कौन सा है? तो भरतनाट्यम हो जाएगा, कथक हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, ओडिसी हो जाएगा, मोहिनीअट्टम हो जाएगा, सत्तरिया हो जाएगा, और मणिपुरी हो जाएगा। तो ये टोटल 8 आपको यहाँ पर जो है याद रखना है, ठीक है, मतलब शास्त्रीय नृत्य में। तो ये था दोस्तों आज का पूरा कंप्लीट, ठीक है, जिसमें कि हम लोग ने जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, साथ ही इसमें जो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो अच्छे से क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने जो जो टॉपिक बताया था उससे हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया, और इससे हो सकता है कि आपको जो आगे के एग्जामिनेशन में हेल्प हो। बाकी ऐसे ही आपको हर एक शिफ्ट का आपको करवाने की कोशिश मैं करूँगा। बाकी इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम। और इसमें कुछ और सुधार करने की जरूरत है कि नहीं, वो आप मुझे बताइएगा यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, देखूंगा मैं, सुधार करने लायक होगा तो मैं उसको जरूर करूँगा अगले शिफ्ट से, ठीक है। बाकी चलो आज की इस वीडियो को ये पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।